देखो हम लोग प्रीवियस क्लास में आयोनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई गई होगी कि बेसिकली जो आयोनिक कंपाउंड होता है इट्स द कंपाउंड फॉर्म व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज लॉस और गेन। कि कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन जब इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन करने से होता है तो हम लोग उसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। बेसिकली उसमें क्या होता है कि मेटल और नॉन मेटल पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है। और कुछ उस तरह का बॉन्ड बनाकर भी हम आपको दिखाए थे। कुछ और बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ और बॉन्ड मतलब कि आयोनिक बॉन्ड। तो द या आयोनिक कंपाउंड भी आप इसको कह सकते हैं कि कंपाउंड दैट कैन बी फॉर्म बाय द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें आयन का फॉर्मेशन होता है। आयन के बारे में आपको बताए थे। आयन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हेनेवर एनी एलिमेंट लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म आयन। कभी भी अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो वो आयन का फॉर्मेशन करता है। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो पॉजिटिव आयन बनाता है जिसको कटायन कहते हैं। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिव आयन बनाता है और उसको हम अनायन कहते हैं। कटायन और अनायन। एलिमेंट जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, आयन जो होता है वो स्टेबल होता है। क्यों होता है इसके पीछे भी हम आपको रीजन पिछले क्लास में समझाए होंगे कि जो एलिमेंट होता है उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जबकि आयन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। एलिमेंट पे चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, एलिमेंट न्यूट्रल होता है, उस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। जबकि आपका आयन पे चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। आयन जो होता है वो कंपाउंड फॉर्म में होता है। आयन का फॉर्मेशन एलिमेंट तभी करेगा जब वो कंपाउंड बनाएगा, अकेला कोई आयन नहीं बना सकता। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ और आयोनिक कंपाउंड का, मतलब कि उसमें आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताएंगे। अब जैसे कि आपको बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड के बताए थे क्या? नहीं बताए। चलिए तो मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे हर चीज़ समझ लेते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि मैग्नीशियम जैसे Mg, आप मान लीजिए यहाँ पे है Mg, ये एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2 8 2। अब क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये बन जाता है Mg2+। ये कौन सा आयन बना? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन मतलब ये कटायन है। ये न्यूट्रल होता है, ये चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से कम होता है। चूँकि अगर मान लें कि यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन था, जैसे मान लें कि अभी देख रहे हो कि यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन बचा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को ही हम कटायन कहते हैं। आयन का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फिर लेते हैं हम क्लोरीन Cl। तो क्लोरीन का क्या होता है 2 8 7। अब एक क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये क्या बनाएगा? Cl-। ठीक है ना। ये अनायन है। अब यहाँ पे क्या मान के चले कि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना? 17। प्रोटॉन कितना? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन हो गया 18, प्रोटॉन हो गया 17।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब अगर हम यहाँ पे इस तरीके से कर दें, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम लोग Mg और 2Cl, यहाँ 2Cl या आप Cl2 कहते हैं हम लोग उसको, जब कंबाइंड करते हैं कि एक Mg के साथ कितना क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए। क्यों 2 क्लोरीन चाहिए? क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मैग्नीशियम जब भी देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो अगर उसके जैसे 2 क्लोरीन आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो इसीलिए MgCl2, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा क्लोरीन फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरह से मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों में शेयर हो जाएगा और ये आपका बना लेगा MgCl2। ये बैलेंस है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है, तो हम लोग ऐसे लेंगे Mg, सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, और फिर यहाँ पे लिखेंगे क्लोरीन, 2 क्लोरीन है ना, ऐसे लिखो क्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पे 7, ठीक है, 7 हो गया। अब ये मैग्नीशियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। यहाँ पर बीच में प्लस दे देते हैं और आपका क्या बन गया, Mg। और Mg पे देखो एक मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2। यहाँ पे लिखो 2 प्लस, और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, Cl, और यहाँ पे इस तरीके से कर दो, 1 डॉट, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन, 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को लिया, यहाँ माइनस। कभी कभी देखोगे कि अंदर में भी माइनस रहता है, बुक में देखोगे अंदर में यहाँ पे माइनस लिखा हुआ होगा, यहाँ भी ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2। ये आयोनिक कंपाउंड बन गया। आयोनिक कंपाउंड बना कैसे, तो एक एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, एक गेन कर रहा है, दोनों आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा आयोनिक बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड भी कहते हैं या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसको आयोनिक कंपाउंड कहो या इलेक्ट्रोवायलेंट, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होता। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, कि जो भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। सबसे पहले तो आपके पास बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जो आयोनिक कंपाउंड का है, जस्ट लाइक NaCl, नमक। नमक क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। आप हम बहुत सारा दे भी देंगे या आप खुद से भी बना सकते हो। जैसे मान लो कि तुम बना लेना ZnO, जिंक ऑक्साइड, इसके बारे में, इसका बनाना तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या मान लो बना लेना ZnCl2 जिंक, फिर MgO मैग्नीशियम जिंक ऑक्साइड, Al2O3, ये बना के शायद दिखाए होंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, फिर से बना लेना, फिर AlCl। इस तरह से और भी तुम आयोनिक कंपाउंड बना सकते हो और फिर उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखोगे। चलिए, अब सबसे पहली बात आती है कि जो भी आयोनिक कंपाउंड होता है किस स्टेट में पाया जाता है, मतलब उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप नमक को ही ध्यान दीजिए, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड। तो सबसे पहले बात आती है कि फिजिकल नेचर। तो आयोनिक कंपाउंड जो होता है ज़्यादातर सॉलिड स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि फिजिकल नेचर, ionic compound are solid and are somewhat hard because of a strong force of attraction between positive and negative ion। तो ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है
और काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। तो काफ़ी क्लोज आने के बाद जो उनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो कम हो जाता है, और जितना स्पेस कम होगा वो उतना ज़्यादा हार्ड होगा। ठीक है ना। दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल। ये जो कंपाउंड होता है ज़्यादातर ब्रिटल होता है। ब्रिटल पता है ना क्या होता है ब्रिटल? ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ से मारा जाए तो पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। और आप इसके फिर नमक में एक आप वो सेंधा नमक जानते होंगे, पत्थर, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट को आप हथौड़े से मारिए तो देखते हो पीसेस में ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब कि आयोनिक कंपाउंड जो होता है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, समवॉट हार्ड होता है बट ब्रिटल होता है। ठीक है ना। और ब्रिटल का मतलब ये होता है कि वो पीसेस में ब्रेक हो जाता है अगर हम उसको मारे या उस पर प्रेशर अप्लाई करें या उसको किसी चीज़। फिर आता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहला चीज़ है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो होता क्या है ना कि अगर मान लिए कि कोई सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर आपको मालूम होगा कि जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं इस तरीके से। काफी क्लोज हुआ। काफी क्लोज होने के बाद चलिए इसको हम थोड़ा सा फिनिश कर देते हैं इस तरीके, यहीं तक है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि सॉलिड के अंदर में जो मॉलिक्यूल होते हैं काफ़ी क्लोज होते हैं, जो इसका मतलब कि इसके अंदर का इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी कम होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद दे स्टार्ट टू एक्सपैंड, वो फैलना शुरू होते हैं। जैसे जैसे फैलेगा, फैलने का मतलब हुआ कि इसके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज़्यादा होगा, और फिर इनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो थोड़ा कम होगा। फैलने पे इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा, और ज़्यादा एनर्जी देंगे, मतलब उसको और गर्म करेंगे। और गर्म करोगे तो धीरे धीरे हो सकता है कि मॉलिक्यूल थोड़ा सा टूट करके अलग हो जाए इस तरीके से। तो इसका मतलब अब ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाए। उसको और गर्म करेंगे, मॉलिक्यूल और दूर जाएगा, और गर्म करेंगे और दूर जाएगा, और फिर वो गैसियस फॉर्म में जाएगा। तो सॉलिड के जब हम हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल जब थोड़ा दूर दूर जाने लगते हैं तो फिर वो किस फॉर्म में आ जाता है? लिक्विड। और बहुत ज़्यादा दूर चला गया तो गैस। अब आप सोचिए कि अगर यहाँ पे इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या वो आसानी से एक दूसरे से दूर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना होगा। ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट। स्टार्ट टू मेल्ट मतलब सॉलिड का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाएगा और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो चूँकि इसके बीच जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं उसके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसके कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। समझे? उसके आता है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी मतलब क्या होता है? घुलना। जैसे आप नमक को लीजिए, नमक को पानी में डालोगे क्या होगा? घुल जाएगा। That means कि आयोनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना है। लेकिन कभी भी आप नमक को केरोसिन में डालो, आप फिर देखना कि क्या नमक जो है वो केरोसिन में सॉल्युबल है या नहीं है। ये तो देखने की चीज़ है। आप ऐसा करना, ज़्यादा नहीं, आप केरोसिन थोड़ा बहुत लेना, थोड़ा बहुत तो हो सकता है ना। अब थोड़ा बहुत केरोसिन ले करके उसके अंदर में आप नमक को डालेंगे। नमक मतलब सॉल्ट, जो घर के अंदर में एक कॉमन सॉल्ट होता है।
इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो देखिएगा कि वो पानी में तो घुल जाएगा लेकिन केरोसिन में नहीं घुलेगा। मतलब कि आयोनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन। ठीक है ना। तो केरोसिन में वो इनसॉल्युबल होता, या पेट्रोल डीजल जो भी, या ऐसा करना तेल में डाल के देखना, एडिएबल ऑयल में भी देखना तो उसमें सॉल्युबल है या नहीं है, ये सब आप चेक कीजिएगा। उसका आता है कंडक्टिविटी या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि आयोनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा या नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात आप याद रखना, किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी होता है जब किसी कंपाउंड से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है और किसी एलिमेंट से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। कंपाउंड में अगर फ्री आयन हुआ तो उस आयन के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। अगर एलिमेंट की बात करते तो एलिमेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ठीक है ना। तो वहाँ पे जो मीडियम होता है एलिमेंट के अंदर, वो क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और एक कंपाउंड का मतलब हुआ तो वहाँ पर फ्री आयन। अब आप सोचिए कि एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या फ्री आयन है? नहीं है। दोनों तो इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है ना, तो फ्री थोड़ी ना है, दोनों कंपाउंड फॉर्म में। तो जिसके कारण जो प्योर स्टेट होता है, आयोनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में रहा या प्योर फॉर्म में रहा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अब आप इसको चेक करना है तो कैसे करोगे? नमक ले लो। फॉर एग्जांपल आप क्या किए कि आप सेटअप तो तैयार कर ही सकते हो ना, एक छोटा सा सर्किट का। आप एक बल्ब लगा लेना ऐसे, फिर यहाँ पे क्या करना, बैटरी ले लेना और फिर यहाँ पे कुछ नमक डाल देना इससे। ठीक है। नमक डाल के एक तरफ वायर इधर टच करना, एक वायर इधर टच करना। अगर बल्ब जल गया तो इसका मतलब ये जो कॉमन सॉल्ट है, दैट मीन्स कि आयोनिक कंपाउंड है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। और अगर बल्ब नहीं जला तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा। तो प्योर फॉर्म में आयोनिक कंपाउंड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हम इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, जैसे वाटर में मिला दिए, तो जैसे ही आप वाटर में मिलाइएगा तो बहुत सारा जो फ्री आयन जनरेट होता है, इसमें उसका जो मॉलिक्यूल होता है ब्रेक होकर के फ्री आयन जनरेट होता है, और उस फ्री आयन के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयोनिक कंपाउंड जो है प्योर फॉर्म में अगर रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, कोई भी हो। लेकिन अगर उसका हम सॉल्यूशन तैयार कर दिए, जिसे आपको बताया गया होगा कि प्योर वाटर भी जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, प्योर सॉल्ट भी जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाता है तो मिलाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे आयन जनरेट होता है। आयन आप समझ ही गए हुए, उस आयन के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। द वाटर विच कंटेन या सॉल्ट या वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है। कहीं कहीं पे घर में देखोगे जहाँ पे अर्थिंग लगाया जाता है, गांव देहात में क्या होता है कि एक वायर ले करके एक रॉड लगाया देता है मिट्टी के अंदर, और फिर वहाँ पे नमक, पानी और गोबर ये सब चीज़ डाला जाता है। प्योर फॉर्म में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसको मिला देने से क्या होता है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर का काम करता है। आयोनिक कंपाउंड समझ में आ गया होगा, या किसी को आप समझा भी सकते हो। ज़्यादातर केसेस पहचानोगे कैसे कि कोई भी कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है या नहीं है, तो उसमें एक पार्ट मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं तो बेसिकली आयोनिक कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करते हैं। और फिर आयोनिक कंपाउंड का बिहेवियर, तो 4 बिहेवियर है। पहला फिजिकल स्टेट जो कि सॉलिड होता है, हार्ड होता है लेकिन ब्रिटल होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सॉल्युबल इन वाटर होता है बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन, पेट्रोल, डीजल।
in pure form they can't conduct electricity, but whenever we create a solution then they start to conduct electricity, वो फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इतना क्लियर है? ये आपका आयोनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है, जो आपका बोर्ड में क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे, पहला तो डिफाइन करने के लिए तो बहुत रेयर केस है कि आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक कंपाउंड, बहुत रेयर, ऐसा क्वेश्चन ना के बराबर पूछेगा। हाँ, तो फिर पूछेगा आपसे एक कंपाउंड दे देगा और बोलेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा, तो सिखाया गया है 3 नंबर में पूरा प्रोसेस के साथ आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे। या फिजिकल बिहेवियर से क्वेश्चन जब पूछेगा तो बोलेगा कि वाई इन प्योर फॉर्म आयोनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन सॉल्यूशन फॉर्म दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई, ऐसे करके पूछता है कि अगर प्योर फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता है जबकि सॉल्यूशन फॉर्म में वो करता है। तो आप यही बताइएगा कि उसके पास फ्री आयन नहीं होता है, जबकि सॉल्यूशन फॉर्म में उसके पास फ्री आयन होता है, विच इज़ द मीडिएटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड हार्ड क्यों होता है? तो दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफ़ी हाई होता है, जिसके कारण वो हार्ड होता है। ठीक है, या आपका फिजिकल बिहेवियर बोला तो ये पूछेगा तो बता दीजिएगा। इस चैप्टर में या इस टॉपिक से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर पढ़ते समय आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, तब उसी हिसाब से पढ़ोगे। ठीक है ना? ठीक है, इसको पढ़ लेना और नोट्स रेडी कर लेना।